हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार सेडा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे 50 सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों पे, जो पीछे जो पेपर जो हुए थे उनमें पूछे गए बार बार पूछे गए प्रश्नों में स्पेशल क्लास रहेगी आज हमारी सीआरपीएफ ट्रेडमैन की। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की सीरीज जो है उसका पहला क्वेश्चन है, जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियन 2023 का खिताब किसने जीता। देखिए, जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियन का 2023 का जो खिताब है वो किस देश ने जीता, तो भारत ने जीता। किसने जीता? भारत देश ने यह जीता था। विजेता टीम भी बोल सकते हैं। विजेता टीम जो है वो कौन थी? भारत थी। दूसरा, इसके साथ साथ उप विजेता भी पूछा जाता है। अब जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो ये नहीं पूछा जाता बड़ा छोटा, ये पूछा जाता है दूसरा बड़ा या दूसरा छोटा या उप विजेता टीम। तो उप विजेता भी इसके साथ साथ ध्यान रखें, ईरान जो है इसकी जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियन की जो है उप विजेता जो टीम रही है वो कौन है? ईरान रही है। फिर आयोजन स्थल कहां आयोजित हुए? आयोजन स्थल तो ये कहां पर आयोजित हुए थे? तो ये ईरान में आयोजित हुए। ईरान में आयोजित हुए और ईरान ही इसमें क्या है? दूसरा स्थान यानी उप विजेता टीम रही थी और विजेता टीम जो है वो भारत रही थी। दूसरा क्वेश्चन, बाहरी जल का आणविक सूत्र होता है। देखिए, बाहरी जल का जो आणविक सूत्र जो होता है वो होता है D2O। क्या होता है? आणविक सूत्र जो होता है वो D2 होता है। एक इसका आणविक भार पूछा जाता है। आणविक भार जो होता है, तो भारी जल का आणविक भार जो है वो कितना होता है? वो 20 होता है। इसका उपयोग किस में किया जाता है? तो जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो होते हैं, कारखाने जो होते हैं, उसमें इसका क्या है? मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि जो भारी जल जो है इसका प्रयोग जो है किस में किया जाता है? तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो होते हैं, कारखाने जो होते हैं, उसमें मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है। और साधारण जल का जो सूत्र होता है वो होता है H2O। साधारण जल का सूत्र जो होता है वो क्या होता है? H2O होता है। ये आपको पता ही है किस में उपयोग होता है। इसका भी आणविक भार पूछा जाता है, तो ये भी ध्यान रखें। आणविक भार, साधारण जल का जो आणविक भार जो होता है वो कितना होता है? 18 होता है। और भारी जल का जो आणविक भार होता है वो कितना होता है? 20 होता है। भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O और साधारण जल का सूत्र जो होता है H2 होता है। मुख्य बात यह ध्यान रखिए, इसका उपयोग ज्यादा पूछा जाता है। तो इसका उपयोग जो है वो किस में किया जाता है? भारी जल का उपयोग जो है वो किस में किया जाता है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र में जो है मंदक के रूप में। ऑप्शन में मंदक ही मिलेगा, तो मंदक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन, भारत का पहला उपग्रह कब छोड़ा गया? देखिए, भारत का पहला उपग्रह कब लॉन्च किया गया? सैटेलाइट जो है भारत का प्रथम सैटेलाइट जो है वो कब लॉन्च किया गया था? तो वो 1975 को क्या है? लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 1975 को लॉन्च किया गया था। उसका नाम क्या था? तो आर्यभट्ट। पहला सैटेलाइट जो था उसका क्या नाम था? आर्यभट्ट। लॉन्च कब किया गया था? 1975 का लॉन्च किया गया था। इसके साथ साथ दूसरा भी ध्यान रखें, दूसरा जो सैटेलाइट, दूसरा जो उपग्रह था वो कौन सा था? वो भास्कर सैटेलाइट जो था वो क्या था? भारत का दूसरा था। कब लॉन्च किया गया था? तो इसको 1979 में कब किया गया? 1979 में इसको क्या है? लॉन्च किया गया था। और प्रथम जो ग्रह जो था उसको कब लॉन्च किया गया था? 1975 में लॉन्च किया था। नाम क्या था? आर्यभट्ट। दूसरा क्या था? भास्कर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा? देखिए, प्रकाश का जो वेग जो है, प्रकाश की जो चाल जो है, वेग यानी चाल जो है वो सर्वप्रथम किसने मापी थी? तो वो रोमर ने मापी थी। किसने मापी थी? रोमर ने मापी थी। प्रकाश की सर्वप्रथम चाल जो है वो किसने मापी? रोमर ने मापी थी। न्यूटन ने, आप सबको पता है, गति का नियम दिया था। किसका नियम दिया था? गति का नियम दिया था। कितने नियम दिए थे? तो गति की जो है वो 3 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे न्यूटन ने। पहला नियम पूछा जाता है ज्यादातर, या तीसरा नियम पूछा जाता है, या उनके उदाहरण पूछे जाते हैं। तो प्रथम नियम जो था वो जड़त्व का नियम था। जड़त्व का जो नियम जो था प्रथम नियम था। उदाहरण पे अगर बात करें, जैसे कोई गाड़ी है वो रुकी हुई है, जब वो अचानक गति करती है, अचानक जब चलती है तो यात्री जो है वो आगे की ओर झुक जाते हैं। यानी कोई वस्तु है जो आगे की ओर गति करती है तो आगे की ओर ही झुकता है, जो आगे की ओर ही क्या है? बल लगता है। तो उसको जड़त्व का नियम
जड़त्व के नियम में दर्शाया गया। दूसरा जो नियम है वो संवेग का नियम है। दूसरा जो नियम है संवेग का नियम है। जैसे देखिए क्रिकेट खिलाड़ी होता है, जब किसी बॉल को जो क्या है कैच करता है तो वेग जो बॉल जो होती है उसके वेग को कम करने के लिए, देखिए जैसे कोई बॉल है, ये कोई खिलाड़ी है, जैसे ये कोई बॉल आ रही है तो इस बॉल को कैच करने के लिए खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे की ओर करता है। तो पीछे की ओर यानी कि जो बॉल का जो वेग होता है उसको कम करने के लिए पीछे की ओर, जिस दिशा में बॉल आ रही है उसी दिशा में क्या है पीछे की ओर खींचता है, तो इसे संवेग का नियम कहते हैं। तो ये किस नियम, इसका उदाहरण जो है ये गति के दूसरे नियम में दर्शाया गया। तीसरा नियम जो है वो क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोलते हैं तीसरे नियम को। जैसे उदाहरण के तौर पे हम बात करें तो जो बंदूक जो होती है उसकी गोली जो छोड़ते हैं तब पीछे की ओर झटका लगता है, यानी गोली जो है वो आगे की ओर निकलती है, बल जो है वो पीछे की ओर लगता है, तो क्रिया प्रतिक्रिया होगी। क्या होगी? क्रिया प्रतिक्रिया होगी। तो क्रिया प्रतिक्रिया जो है वो गति के तीसरे नियम को कहते हैं। इसके उदाहरण पूछे ज्यादातर तो पूछा जाता है गति के प्रथम नियम का नाम पूछा जाता है या तीसरा नियम पूछा जाता है। तो क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम है वो क्या है? गति का तीसरा नियम है। अब देखिए आइंस्टीन इसका पूरा नाम जो था वो अल्बर्ट आइंस्टीन था। कल की क्लास में हमने चर्चा की थी। अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या किया था? सापेक्षता का सिद्धांत, सापेक्षता का सिद्धांत सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। सापेक्षता के सिद्धांत जो है वो कितने दिए थे? दो सिद्धांत दिए थे। एक सिद्धांत हमने चर्चा की थी, कल पढ़े थे हमने, विशेष सापेक्षता का सिद्धांत जो 1905 में कब खोज की गई थी उसकी? विशेष सापेक्षता सिद्धांत जो दिया गया था वो 1905 में दिया गया था। एक सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत जो 1915 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1915 में दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, एलोरा की गुफा कहां स्थित है? देखिए एलोरा और इसके साथ साथ एक अजंता, एलोरा और अजंता की गुफाएं जो है वो कहां स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में। महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है दोनों अजंता और एलोरा की गुफाएं। अगला देखिए गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? देखिए गोवा को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो कब दिया गया था? गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो कब दिया गया था? तो गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो 1987 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1987 में दिया गया था गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा। एक पूछा जाता है गोवा कब आजाद हुआ? देखिए भारत आजाद 1947 में हुआ था, उसके बाद भी यह गुलाम था। तो गोवा जो है वो 1961 में आजाद हुआ था। कब हुआ था? 1961 में गोवा जो है आजाद हुआ था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है गोवा किन के अधीन था? अधीन था यानी किन का राज था इस गोवा पे? तो पुर्तगालियों के अधीन था, पुर्तगाल के अधीन था। 1961 में जो क्या है इसको आजाद करवाया गया था। पुर्तगालियों ने जो है इस पे कितना है लगभग 450 वर्ष तक क्या है इस पर राज किया था। उसके बाद जो है 1961 में इसको आजाद करवाया गया और 1987 में इसको क्या है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, राज्य घोषित किया गया था और यह 25वां राज्य बना था। ये भी ध्यान रखें कौन सा 25वां जो राज्य है वो गोवा बना था। कब बना था? 1987 में बना था। तो एक तो यह ध्यान रखें पुर्तगाल जो है किन के अधीन था, गोवा पे जो है किन का शासन जो था तो किन का था? पुर्तगाल का था। लगभग 450 वर्ष तक क्या है इन्होंने इस पे शासन किया था। भारत 1947 में आजाद होने के बाद भी क्या है पुर्तगालियों ने क्या है इस पे गोवा पे अपना शासन किया। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7, सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य? देखिए सुरक्षा परिषद जो है उसमें कितने स्थायी सदस्य पूछे गए? तो स्थायी सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 5 स्थायी सदस्य देश है। इसमें कितने हैं? 5। तो यह भी पूछा जाता है कौन कौन से है, तो यह ध्यान रखें। पहले नंबर पे आता है चीन, एक सदस्य देश कौन सा है? चीन। दूसरा रूस और तीसरा स्थायी सदस्य जो है इसका वो है ब्रिटेन। क्या है? ब्रिटेन। चौथा जो है फ्रांस और 5वां जो देश है वो अमेरिका।
अमेरिका जो है, ये 5 देश हैं, चीन, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका जो है सुरक्षा परिषद के क्या है 5 स्थायी सदस्य देश है। अब क्वेश्चन आता है दूसरा, अस्थायी। अस्थायी देशों की संख्या पूछी जाती है सिर्फ, तो अस्थायी देशों की संख्या जो है वो कितनी है 10। कितनी है? सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देशों की संख्या 10, स्थायी सदस्यों की देशों की संख्या 5। अब तीसरा क्वेश्चन पूछा जाए कुल सदस्यों की संख्या, तो इसमें कुल सदस्य देशों की जो संख्या है वो कितनी होगी 5 और 10 15। तो कुल सदस्य देश कितने हो गए 15। क्लियर है? स्थायी सदस्य देश जो है वो निम्न है, चीन है, रूस है, ब्रिटेन है, फ्रांस और अमेरिका, ये 5 स्थायी सदस्य देश हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, काकरापार परमाणु रिएक्टर केंद्र कहाँ स्थित है? देखिए काकरापार परमाणु रिएक्टर केंद्र जो है वो कहाँ स्थित है? तो काकरापार परमाणु केंद्र जो है, रिएक्टर परियोजना जो है वो गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात के सूरत जिले में। कहाँ स्थित है? गुजरात के है सूरत जिले में स्थित है। और एक यह भी ध्यान कि किस नदी के तट पर स्थित है? नदी तट, किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। सूरत पूछा जाता है काफी बार कि सूरत किस नदी के तट पर स्थित है, किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो वो सूरत जो है वो ताप्ती नदी के तट पर बसा हुआ है। तो ये काकरापार परमाणु रिएक्टर परियोजना जो है यह भी क्या है ताप्ती नदी के तट पर बनी हुई है। तो ये कहाँ स्थित है? गुजरात सूरत के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, पालघाट। पालघाट किससे जोड़ता? देखिए पालघाट जो है यह एक दर्रा है, तो यह किसको जोड़ता है? तो यह मुंबई से नासिक, मुंबई को क्या है नासिक से जोड़ता है, मुंबई से यह नासिक को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 10, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए दक्षिण भारत की जो है सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत की जो है वो है अन्नाईमुडी। अन्नाईमुडी चोटी जो है वो कहाँ स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है। अन्नाईमुडी चोटी जो है वो कहाँ स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसके साथ साथ यह भी ध्यान रखिए दूसरी सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत की क्या है? दूसरी ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? तो दूसरी ऊंची चोटी जो है वो दोदा बेटा। दोदा बेटा जो है वो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और ये किस पहाड़ी पर स्थित है? तो इसकी मुख्य पहाड़ी ध्यान रखें नीलगिरी। नीलगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। तो दोदा बेटा चोटी जो है वो कहां स्थित है? तो नीलगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, बांग्लादेश में गंगा को क्या कहा जाता है? देखिए बांग्लादेश में गंगा को जो है वो किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा को पद्मा नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पद्मा या मेघना नाम। पद्मा या मेघना नाम से क्या है बांग्लादेश में गंगा नदी को जाना जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है गंगा नदी को पश्चिम बंगाल में, क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा को जो है वो पश्चिम बंगाल में किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिम बंगाल में जो है इसको भागीरथी के नाम से, भागीरथी और हुगली के नाम से, भागीरथी और हुगली के नाम से इसे कहां जाना जाता है? पश्चिम बंगाल में जाना जाता है। एक उत्तराखंड पूछा जाता है कि उत्तराखंड में जो है वो गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को अलकनंदा और भागीरथी, अलकनंदा और भागीरथी नदी के गंगा को अलकनंदा किस राज्य में जाना जाता है? ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो उत्तराखंड में। तो क्लियर है, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा और मेघना के नाम से जाना जाता है और पश्चिम बंगाल में भागीरथी और हुगली के नाम से जाना जाता है और उत्तराखंड में जो है वो अलकनंदा और भागीरथी के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी के क्या है निम्न नाम है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए थीन बांध। देखिए थीन बांध जो है वो कहाँ स्थित है? थीन बांध जो है, थीन बांध किस नदी पर स्थित है? सॉरी, किस नदी पर बना हुआ है? तो थीन बांध जो है वो रावी नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर बना हुआ है? थीन बांध रावी नदी पर बना हुआ है। कहां बना हुआ है? तो ये थीन बांध जो है ये पंजाब के पठानकोट जिले में बना हुआ है।
एक इसका निर्माण भी ध्यान रखें, इसका निर्माण जो है वो किसने करवाया था, तो थीन बांध का निर्माण जो है वो किसने करवाया था, तो महाराजा रणजीत सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था, महाराजा रणजीत सिंह ने। थीन बांध का निर्माण किसने करवाया, महाराजा रणजीत सिंह ने। थीन बांध कहां स्थित है, तो पंजाब के पठानकोट जिले में स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये रावी नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है, रावी नदी के तट पर स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, सर्वाधिक लंबी सीमा वाला देश। देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखिए, यहां पूछा गया सर्वाधिक लंबी सीमा वाला, कि सर्वाधिक लंबी सीमा वाला जो देश है वो कौन सा है, तो कनाडा है। इसी क्वेश्चन को कंफ्यूज जो करता है दूसरा क्वेश्चन, सर्वाधिक देशों की सीमा वाला देश, यानी कि सर्वाधिक देशों की जो सीमा है वो किस देश के साथ लगती है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा सर्वाधिक लंबी सीमा पूछा जाए सर्वाधिक लंबी सीमा तो कनाडा। अगर पूछा जाए सर्वाधिक देशों की सीमा वाला तो वो चीन देश है। चीन के साथ जो है वो सर्वाधिक देशों की सीमा लगती है। कितने देशों की सीमा लगती है, 13 देशों की सीमा लगती है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 13 देशों की सीमा किस देश के साथ लगती है, तो वो चीन देश के साथ लगती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, प्रथम एशियाई खेल पहली बार कहां आयोजित हुए। देखिए पहली बार जो है एशियाई खेलों का जो है शुभारंभ जो है वो किस देश में हुआ था, तो भारत में हुआ था। नई दिल्ली, भारत में हुआ था। तो प्रथम एशियाई खेलों का शुभारंभ जो है वो कहां हुआ था, भारत में हुआ था। अब बात करते हैं कब हुआ था, तो प्रथम एशियाई खेलों की शुरुआत जो है वो कब हुई थी, तो वो 1951 में हुई थी। कब हुई थी, 1951 में हुई थी। और एक हाल ही में जो 2022 में जो एशियाई खेल हुए हैं, 2022 में जो एशियाई खेल हुए हैं वो कहां आयोजित हुए थे, कहां हुए थे, तो वो चीन में हुए थे। ये भी ध्यान रखें, पूछा जा सकता है। तो 2022 में जो एशियाई खेल हुए हैं वो कहां हुए थे, चीन में हुए थे। और आगे जो 2026 में जो एशियाई खेल होंगे वो कहां होंगे, तो वो जापान में। कहां आयोजित होंगे, जापान देश में आयोजित होंगे। तो शुभारंभ जो है वो भारत में हुआ था। कब हुआ था, 1951 में हुआ था। और 2022 में खेले गए एशियाई खेल कहां खेले गए थे, कहां आयोजित हुए थे, या किस देश ने मेजबानी की थी, तो चीन ने मेजबानी की थी। और 2026 में कौन सा देश मेजबानी करेगा, तो जापान देश करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सी धातु हवा के संपर्क में आते ही स्वतः जलने लगती है। देखिए कौन सी धातु है जो हवा यानी ऑक्सीजन या नमी के जो है संपर्क में आते ही जलने लगती है, तो सोडियम धातु है। कौन सी है, सोडियम धातु है। इसके साथ साथ ध्यान रखिए पोटेशियम धातु, सोडियम और पोटेशियम दोनों धातु जो है वो हवा के संपर्क या नमी के जो संपर्क में आने से क्या है, समय तय क्या है, जलने लगती है। तो इसका मोस्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि सोडियम धातु को जो है कहां रखा जाता है, किस में रखा जाता है, तो सोडियम और पोटेशियम जो है दोनों धातु को जो है मिट्टी के तेल में रखा जाता है। किसके, मिट्टी के तेल में। मिट्टी के तेल में इन्हें डुबोकर रखा जाता है ताकि ये हवा, नमी और हवा की क्या है, संपर्क में ना आए। चलिए अगला क्वेश्चन, WHO की स्थापना किसने की। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना जो है वो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। डी ऑप्शन राइट होगा। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है इसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी, तो वो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। और 7 अप्रैल को एक दिवस बनाया जाता है। 7 अप्रैल को कौन सा दिवस बनाया जाता है, तो स्वास्थ्य दिवस। स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन में कुल कितने देश सदस्य हैं, यानी इसमें कितने देश जो हैं वो शामिल हैं, तो इसमें देशों की जो संख्या है, कितने देश सदस्य हैं या कितने देश इसमें शामिल हैं, तो 194 देशों का क्या है ये संगठन है। 194 देश इसमें शामिल है, तो यह भी ध्यान रखें। तो क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 17, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। देखिए राज्यसभा का जो है, राज्यसभा का पदेन सभापति या अध्यक्ष,
सभापति या अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 18, बाण भट्ट किसके दरबारी कवि थे? देखिए बाण भट्ट जो है वो किसके दरबारी कवि थे? तो वो राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। किसके? राजा हर्षवर्धन। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 8 मार्च को बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, बाबरनामा के लेखक कौन है? देखिए बाबरनामा जो पुस्तक है, बाबरनामा जो है आत्मकथा जो है वो बाबर की क्या है? जीवनी है, आत्मकथा है। उसके लेखक जो कौन है? तो बाबरनामा के लेखक जो है वो बाबर हैं। स्वतः खुद ने, ये स्वतः यानी इन्होंने खुद ने ही यह बाबरनामा लिखी थी, अपनी जीवनी लिखी थी, अपनी आत्मकथा को इसमें दर्शाया गया था। एक इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखे, बाबर से जो बाबर जो थे मुगल साम्राज्य मुगल साम्राज्य की नींव या मुगल साम्राज्य के संस्थापक जो माने जाते हैं तो बाबर ने की थी। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है मुगल साम्राज्य की नींव किसने डाली या मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तो प्रथम राजा या संस्थापक जो है वो बाबर है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 21, गुगली शब्द का संबंध किस खेल से है? देखिए गुगली शब्द का संबंध जो है वो क्रिकेट खेल से है। क्रिकेट की काफी शब्दावली पूछी जाती है, एलपीडब्ल्यू, ज्यादातर तो एलपीडब्ल्यू और गुगली पूछी जाती है, तो इसके ध्यान रखिए। तो गुगली जो है और एलपीडब्ल्यू जो है वो किस खेल की शब्दावली, किस खेल में इस शब्दों का प्रयोग किया जाता है? तो वो क्रिकेट खेल में किया जाता है। अगला देखिए तमाशा लावणी, तमाशा व लावणी जो है कहाँ का लोक नृत्य है? तो यह महाराष्ट्र का सबसे लोकप्रिय नृत्य है। महाराष्ट्र का ये जो है तमाशा और लावणी जो है ये सबसे लोकप्रिय नृत्य है। दोनों अलग अलग नृत्य हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, रघुवंशम के लेखक है। देखिए रघुवंशम जो पुस्तक है उसके लेखक जो हैं वो कौन है? तो कालिदास हैं। कालिदास की प्रमुख रचनाएं हैं, काफी रचनाएं हैं। इनकी प्रमुख एक रघुवंशम पूछी जाती है और एक पूछी जाती है कुमार संभव। कुमार संभव जो है वो किसकी पुस्तक है? तो उसके लेखक जो है वो कालिदास हैं। एक मेघदूत पूछी जाती है। मेघदूत कौन सी पूछी जाती है? मेघदूत पूछी जाती है इनकी। तो एक अभिज्ञान शकुंतलम भी पूछी जाती है, वो भी ध्यान रखें। अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम जो है उस जो पुस्तक जो है उसके लेखक कौन है? कालिदास। मेघदूत के कालिदास और कुमार संभव के चार ही ज्यादातर तो एक तो रघुवंशम पूछी जाती है और एक मेघदूती पूछी जाती है। तो ये भी ध्यान रखिए, चारों पुस्तक के जो लेखक है कौन है? कालिदास की है प्रमुख रचनाएं हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? देखिए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो वो बाघों के लिए प्रसिद्ध है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है यहाँ से बस इतना ही पूछा जाता है, ये किस लिए प्रसिद्ध है, ये कहाँ स्थित है? तो ये बांदीपुर राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये मैसूर में स्थित है। कहाँ स्थित है? मैसूर जिला जो है कर्नाटक राज्य में। तो कहां स्थित है? मैसूर कर्नाटक में स्थित है। राज्य पूछे तो कर्नाटक, जिला पूछे तो मैसूर में स्थित है। और बांदीपुर राष्ट्रीय जो अभ्यारण्य जो है ये कर्नाटक का सबसे ज्यादा जो बाघों की जो संख्या पाई जाती है वो इसी में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? बांदीपुर में पाई जाती है। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान कि भारत में अगर पूछा जाए भारत में सर्वाधिक बाघ जो है वो कहां पाए जाते हैं? तो वो मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश यानी एमपी में पाए जाते हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? देखिए गरीबी हटाओ का जो नारा जो है वो किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। किसमें? 5वीं पंचवर्षीय योजना में क्या है दिया गया था। और इसका 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य, मुख्य जो टाइटल था वो गरीबी हटाओ, बेरोजगारी मिटाओ और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने का ही इसका क्या है मुख्य जो क्या था टाइटल था, मुख्य उद्देश्य था। और समय भी पूछा जाता है तो इसका समय काल जो था 5वीं पंचवर्षीय योजना का वो 1974 से लेकर 1978 तक का इसका समय माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन,
गरीबी हटाओ का अगर पूछा जाए नारा जो है वो किसने दिया, ये तो ठीक है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया, अगर पूछा जाए किसने दिया, सर्वप्रथम जो दिया तो वो इंदिरा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने। किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने सर्वप्रथम जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया था, 1971 में दिया था। कब दिया था? 1971 में यह नारा दिया गया था। किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया पूछा जाए तो वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। और 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय काल जो है वो 1974 से लेकर 1978 तक का है। और इंदिरा गांधी जो है यह भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, यह आप सबको पता ही है। तो कब दिया गया था? 1971 में दिया था इन्होंने, जो चुनाव प्रसार के समय इन्होंने यह नारा दिया था। फिर इसको क्या है 5वीं पंचवर्षीय योजना में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना या प्रथम माह। देखिए शक संवत जो हिंदू कैलेंडर जो है उसका पहला जो महीना होता है वो कौन सा होता है? तो चैत्र होता है। कौन सा महीना होता है? चैत्र महीना होता है, जिसे अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से जो है अप्रैल, कौन सा? अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 1 अप्रैल को बोलते हैं। और अंतिम माह भी ध्यान रखें, अंतिम माह जो होता है वो कौन सा होता है? फाल्गुन। कौन सा होता है? फाल्गुन जो महीना होता है यह अंतिम माह होता है। कौन से कैलेंडर का? शक संवत पर आधारित जो राष्ट्रीय पंचांग का जो है अंतिम माह कौन सा होता है? फाल्गुन। और अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से जो है मार्च। मार्च जो होता है वो अंतिम महीना होता है। और फर्स्ट महीना जो होता है वो चैत्र होता है, अप्रैल। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु, मतदाता जो है उसकी आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? देखिए जो वोट डालने की, मतदाता करने की जो आयु थी पहले कितनी थी? 21 वर्ष थी। उसको घटाकर, यानी कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। कौन सा? 61वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। क्वेश्चन पूछा यह भी जा सकता है कि 61वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 61वां संविधान संशोधन जो है वो 1989 में हुआ था। कब हुआ था? 1989 में हुआ था। अगर सन पूछा जाए कि किस वर्ष जो है 18 से मतदाता करने की, यानी वोट डालने की जो उम्र, जो आयु सीमा जो है वो 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई थी, तो 1989 में की गई थी। किस संविधान संशोधन के तहत की गई थी? तो 61वां संविधान संशोधन के तहत की गई थी। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो वो 1989 में हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? देखिए सरदार सरोवर परियोजना जो है, बांध जो है वो किस नदी पर बना है? तो यह नर्मदा नदी पर बना है। किस नदी पर बना है? नर्मदा नदी पर बना है। कहां बना है? तो यह गुजरात राज्य में बना है। किस राज्य में बना है? तो यह गुजरात राज्य में बना है। और यह भी ध्यान रखें यह भारत का दूसरा बड़ा, यह भारत का जो है यह परियोजना जो है यह दूसरा बड़ा बांध है। भारत का दूसरा बड़ा बांध है। और पहला सबसे बड़ा बांध जो है वो कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है। यह आप सबको पता है, हीराकुंड बांध जो है वो सबसे बड़ा बांध, सबसे लंबा बांध है। किस नदी पर बना है? तो हीराकुंड बांध जो है हमने पिछली सीरीज में भी चर्चा की थी, तो महानदी पर। किस नदी पर बना हुआ है? तो महानदी पर यह बना हुआ। किस राज्य में बना है? तो यह उड़ीसा राज्य में। किस राज्य में बना हुआ है? हीराकुंड बांध जो है किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में। किस नदी पर है? महानदी पर। सबसे लंबा, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है। दूसरा सबसे लंबा तो वो कौन सा बांध है? सरदार सरोवर बांध है। सरदार सरोवर परियोजना जिस पर बनी है। और किस नदी पर बनी है? तो नर्मदा नदी गुजरात राज्य में बनी है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर बना है? देखिए राष्ट्रपति भवन जो है वो किस पहाड़ी पर बना हुआ है? तो रायसीना की पहाड़ी पर बना हुआ है। किस नदी पर, सॉरी किस पहाड़ी पर बना हुआ है? तो रायसीना की पहाड़ी पर बना हुआ। रायसीना पहाड़ी जो है वो अरावली का ही भाग है। अरावली पहाड़ी, यह ध्यान रखें। एक बार पूछा गया क्वेश्चन है कि रायसीना जो है वो किस पहाड़ी का हिस्सा है? तो अरावली पहाड़ी का ही यह हिस्सा है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, T20 क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज यानी सबसे फास्ट 7000 रन बनाने वाला भारतीय बल्लेबाज कौन बने? 7000 रन बनाने वाला भारतीय बल्लेबाज जो है वो कौन बने थे? तो वो
एल राहुल बने थे। कौन बने थे? के एल राहुल बने थे। क्वेश्चन जो है ये भी पूछा जा सकता है कि कितने पारियों में बनाए या इन्होंने कितनी पारियां खेली, तो पारियां कितनी पारियों में बनाए थे, तो 197 पारियां खेली थी। 7000 रन जो बनाए थे, सबसे फास्ट रन जो बनाए थे, वो कितने पारियों में बनाए थे, तो वो 197 पारियों में इन्होंने बनाए थे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 31, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? वॉशिंग मशीन जो होती है, कपड़े धोने की जो मशीन जो होती है, वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर, अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। एक और पूछा जाता है, दूध से करीम, दूध से करीम, दूध से क्रीम अलग करने की जो मशीन जो होती है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो वो भी क्या है? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर ही कार्य करती है। अपकेंद्रीय बल जो है वो बाहर की ओर लगता है। अपकेंद्रीय बल जो है क्या है? वो बाहर की ओर लगता है। और अभिकेंद्रीय बल जो होता है वो अंदर की ओर लगता है। किसकी ओर लगता है? अंदर की ओर लगता है। जैसे सड़क जो होती है, सड़क जो होती है, जो मोड़ पे जो होती है, वो बाहर की ओर जो ऊपर की ओर उठी हुई होती है और अंदर की ओर जो क्या है, नीचे की ओर झुकी होती है। तो अभिकेंद्रीय बल के आधार पर ही क्या है, बनाई जाती है। तो अभिकेंद्रीय बल जो है वो अंदर की ओर लगता है, अपकेंद्रीय बल जो है वो बाहर की ओर लगता है। तो दूध से क्रीम अलग करने की मशीन जो है वो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है, और वॉशिंग मशीन जो है यह भी अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर ही कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 32, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत, यानी वायुमंडल जो है, हमारे वायुमंडल में आप सबको पता है 5 परतें हैं, तो उसकी सबसे ऊपरी यानी बाहरी परत जो है वो कौन सी है? तो बहिर्मंडल। सबसे बाहरी परत जो है कौन सी है? बहिर्मंडल है। और सबसे निचली अगर बात करें, सबसे निचली अगर परत, अंदर की जो सबसे परत है वो क्षोभ मंडल, यानी पहली परत भी कह सकते हैं। तो अंदर की सबसे निचली परत जो है वो क्षोभ मंडल है। तो वायुमंडल की परतों से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। परत जो ओजोन परत, ओजोन परत, ओजोन परत कहां पाई जाती है? देखिए ओजोन परत जो है ये हमारा क्षोभ मंडल है, ये हमारा क्षोभ मंडल है। जस्ट क्षोभ मंडल के ऊपर जो है, यहां जो है वो ओजोन परत पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ओजोन परत, उस ओजोन परत जो है पाई जाती है। तो अगर पूछा जाए क्वेश्चन की जो ओजोन परत जो है, ऑप्शन इस कोडिंग दिए हुए अगर पूछा जाए कि ओजोन परत है वो किस मंडल में पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा क्षोभ मंडल में पाई जाती है। अगर पूछा जाए कि किस मंडल के मध्य पाई जाती है, तो इससे जस्ट ऊपर जो होता है वो समताप मंडल होता है, समताप मंडल। तो किस मंडल के मध्य पाई जाती है? तो समताप मंडल और क्षोभ मंडल के मध्य पाई जाती है। अगर ऑप्शन इस कोडिंग हो, अगर पूछा जाए किस मंडल में पाई जाती है, तो क्षोभ मंडल में पाई जाती है। तीसरा क्वेश्चन, अगर ऑप्शन के अंदर क्षोभ मंडल दिया हुआ नहीं हो, तो अगर ऑप्शन में दिया हो समताप मंडल, अगर ऑप्शन में क्षोभ मंडल नहीं हो तो हम इसको समताप मंडल कर सकते हैं, क्योंकि इससे जस्ट ऊपर पाई जाती है और समताप के जस्ट नीचे पाई जाती है। तो इसके दोनों के मध्य पाई जाती है, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेना। तो क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, विद्युत धारा किस में मापी जाती है? विद्युत धारा का जो है किस में मापी जाती है? विद्युत धारा की मापन इकाई क्या है? तो विद्युत धारा जो है वो एमीटर में मापी जाती है। विद्युत धारा जो है किस में मापी जाती है? एमीटर में मापी जाती है। इसके साथ साथ यह भी ध्यान के अल्टीमीटर जो है, अल्टीमीटर जो है यंत्र द्वारा क्या मापा जाता है? तो इस यंत्र द्वारा ऊंचाई मापी जाती है। क्या मापी जाती है? ऊंचाई का मापन जो है उड़ते हुए वायुयान की ऊंचाई मापी जाती है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, उड़ते हुए वायुयानों की क्या है? ऊंचाई मापी जाती है। तो ऊंचाई जो है वो अल्टीमीटर द्वारा मापी जाती है। विद्युत धारा किस में मापी जाती है? तो एमीटर में मापी जाती है। बैरोमीटर जो है इसमें क्या है? वायुमंडल का दाब मापा जाता है। वायुमंडल दाब जो है वो किस में मापा जाता है? तो वो बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब। देखिए हमारी जो आंख जो होती है, हमारे आंख के अंदर जो रेटिना जो है उस पर जो है किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो वो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है।
दूसरा क्वेश्चन रेटिना से रिलेटेड पूछा जाता है कि हमारा रेटिना जो है वो किस लेंस की भांति कार्य करता है, यानी किस लेंस की तरह कार्य करता है। कार्य जो है वो किस लेंस की भांति कार्य करता है, या आंख का लेंस भी बोल देते हैं। आंख का कौन सा लेंस है, तो उत्तल लेंस। देखिए उत्तल लेंस, इसका राइट आंसर क्या होगा, उत्तल लेंस। वो देखिए कैसे, उत्तल लेंस द्वारा भी जो क्या है वास्तविक, आभासी और उल्टा ही प्रतिबिंब बनता है। इसलिए इसको बोला जाता है कि मानव नेत्र जो है, मानव नेत्र का जो रेटिना जो है, तो रेटिना जो है वो किस लेंस की भांति कार्य करता है, या आंख का लेंस जो बोला जाता है वो उत्तल लेंस को बोला जाता है, क्योंकि इसका जो प्रतिबिंब है वो भी वास्तविक, आभासी और उल्टा ही प्रतिबिंब बनता है। तो क्लियर है यहां तक। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 35, शरीर में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। देखिए हमारे शरीर में जो आयरन यानी लोहा, लोहे की कमी से जो है कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है, एनीमिया जो रोग है वो लोहे यानी आयरन की कमी से होता है। फिर देखिए ऑप्शन बी, रतौंधी जो रोग है वो किसकी कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वो रतौंधी रोग होता है। किस अंग को प्रभावित करता है, तो ये आंख को प्रभावित करता है हमारी। किसको प्रभावित करता है, आंख को प्रभावित करता है। तीसरा ऑप्शन देखिए सकरवी, सकरवी रोग जो रोग है वो किसकी कमी से होता है, सकरवी रोग जो है वो विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी की कमी से जो है सकरवी रोग होता है। ये किसको प्रभावित करता है, तो ये हमारे दांत के जो मसूड़े जो होते हैं उनको प्रभावित करता है। मसूड़ों में जो खून आता है उसको ही सकरवी रोग बोलते हैं, और वो किसकी कमी से आता है, तो विटामिन सी की कमी से आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 36, ध्वनि की इकाई क्या है, या ध्वनि मापने की इकाई, या ध्वनि मापन इकाई, ऐसे कुछ पूछा जाता है। तो ध्वनि की इकाई जो है, तीनों एक ही बात है, तो ध्वनि मापन इकाई जो है वो क्या है, डेसिबल। ध्वनि को मापने की इकाई जो है, सबसे बड़ी इकाई जो है वो क्या है, डेसिबल है। और हर्ट्ज जो है वो किसकी इकाई है, ये भी ध्यान रखें। तो हर्ट्ज जो है आवृत्ति की इकाई है। किसकी है, आवृत्ति, आवृत्ति की इकाई जो क्या है हर्ट्ज है। मीटर जो है वो किसकी इकाई है, तो वो लंबाई की इकाई है। लंबाई की इकाई क्या है, मीटर। आवृत्ति किसकी इकाई है, तो हर्ट्ज की। और डेसिबल जो है वो ध्वनि की इकाई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, मालगुडी डेज के लेखक है। देखिए मालगुडी डेज जो है ये पुस्तक है, इसके लेखक जो है वो कौन है, तो इसके पुस्तक के जो लेखक हैं वो R.K. नारायण द्वारा लिखी गई पुस्तक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 38, पहली जल शक्ति जनगणना 2023 के अनुसार। देखिए 2023 में जो है जो जल शक्ति की जो योजना हुई है वो पहली योजना थी 2023 में जो हुई है। उसके अनुसार भारत में सबसे ज्यादा जल संरचनाएं, सबसे ज्यादा जो जल की संरचनाएं जो है वो किस राज्य में है, तो सर्वाधिक जल संरचनाएं जो है वो पश्चिम बंगाल में है। किस राज्य में है, पश्चिम बंगाल में है। यह भी पूछा जा सकता है क्योंकि हाल ही में हुई है, तो कितनी संरचनाएं हैं, तो 7.47 लाख संरचनाएं हैं। कितनी संरचनाएं हैं, 7.47 लाख संरचनाएं जो है वो सर्वाधिक संरचनाएं हैं किस राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल में है। न्यूनतम भी ध्यान रखें, न्यूनतम भी पूछा जा सकता है। न्यूनतम या कम जो है, सबसे कम जो संरचनाएं है वो किस राज्य में है, तो सिक्किम राज्य में है। किस राज्य में है, सिक्किम राज्य में है। कितनी है, तो 134 संरचनाएं। कितनी संरचनाएं हैं, सबसे कम संरचनाएं, जल शक्ति संरचनाएं सबसे कम है वो किस राज्य में है, तो सिक्किम राज्य में है। कितनी जल संरचनाएं हैं, तो 134 है। अगर पूछा जाए पश्चिम बंगाल में जल संरचनाएं कितनी है, तो कितनी है, 7.47 लाख संरचनाएं है। तो क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 39, मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने करवाई। देखिए मोहनजोदड़ो की खुदाई या उत्खनन जो है जो किसने करवाई थी, तो राखलदास बनर्जी ने करवाई थी। किसने करवाई थी, राखलदास बनर्जी ने करवाई थी। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो या तो खोजकर्ता पूछा जाता है या नदी पूछी जाती है। ज्यादातर नदी या खोजकर्ता या सन, बस तीन ही ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो खोजकर्ता जो है वो कौन थे, राखलदास बनर्जी, R.D. बनर्जी भी बोलते हैं इनको, R.D. शॉर्ट में R.D. बनर्जी या राखलदास बनर्जी द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। इसकी खोजकर्ता यानी खुदाई जो है जारी करवाई गई थी। कब करवाई गई थी, समय
अगर पूछा जाए तो 1922 में हुई थी। इसके साथ साथ यह ध्यान रखें 1921 में हड़प्पा की खोज हुई थी। हड़प्पा की खुदाई शुरू हुई थी किसके हड़प्पा की खोजकर्ता जो है वो कौन थे? तो वो थे दयाराम साहनी। कौन थे? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी जो है वो हड़प्पा के खोजकर्ता थे। हड़प्पा स्थल जो है वो किस नदी के, एक नदी इंपॉर्टेंट है, नदी किस नदी के तट पर है? तो रावी नदी के तट पर स्थित है। और मोहनजोदड़ो जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो रावी जो है वो किस नदी के, सॉरी, मोहनजोदड़ो जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो सिंधु नदी। किस नदी? सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और हड़प्पा जो है स्थल है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो वो रावी नदी के तट पर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की जो ऊर्जा होती है वो उसका जो स्रोत है वो किस अभिक्रिया है? तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया का स्रोत है। बी ऑप्शन राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 41, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? देखिए लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? देखिए 5 वर्ष का होता है एक लोकसभा। दूसरी राज्यसभा। दोनों को समझे, दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लोकसभा का जो कार्यकाल है वो कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा का जो समय होता है, कार्यकाल जो होता है वो कितना होता है? सॉरी, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल पूछा जाता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल जो है वो कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा को बोला जाता है अस्थायी सदन। अस्थायी सदन। अस्थायी सदन इसलिए बोला जाता है कि लोकसभा जो है इसको कभी भी भंग किया जा सकता है। क्या है? लोकसभा को कभी भी क्या है? भंग किया जा सकता है। यह लोकसभा जो होती है यह एक अस्थायी सदन है। और राज्यसभा जो है वो स्थायी सदन है। क्या है? स्थायी सदन है। इसको कभी भी भंग नहीं किया जाता। क्या है? इसको कभी भंग भी नहीं किया जा सकता। नोट इसकी यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यह ध्यान रखें, अस्थायी सदस्य है, इसको भंग किया जाता है। लेकिन भंग करने की जो शक्ति जो होती है, लोकसभा को भंग करने की शक्ति जो निहित होती है, जो शक्ति जो होती है वो किसके पास होती है? तो लोकसभा को भंग करने की शक्तियां जो होती है, शक्ति जो होती है वो किसके पास होती है? तो वो राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रपति जो है जब चाहे अपनी मर्जी से क्या है? लोकसभा को भंग कर सकता है। ये स्थायी सदन है, राज्यसभा को कोई भी जो क्या है भंग नहीं कर सकता। दूसरा, लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है, यानी निचला सदन। निम्न सदन। निम्न सदन किसको बोला जाता है? निम्न सदन जो है किसको बोला जाता है? निम्न सदन जो है वो लोकसभा को बोला जाता है। और राज्यसभा को जो है उच्च सदन बोला जाता है। राज्यसभा को क्या बोला जाता है? उच्च सदन बोला जाता है। निम्न सदन लोकसभा को बोला जाता है। लोकसभा एक अस्थायी सदन है जिसको कभी भी भंग किया जा सकता है। और भंग करने की शक्तियां निहित किसमें होती है या किसके द्वारा भंग की जा सकता है? तो राष्ट्रपति इसको भंग कर सकता है। दूसरा जो क्वेश्चन है, समय जो है, कार्यकाल जो होता है वो कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। क्वेश्चन कभी ऐसे नहीं पूछा जाता राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो वो 6 वर्ष का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 42, बांग्लादेश की संसद को क्या कहा जाता है? देखिए हर देश की संसद का अलग अलग नाम होता है। जैसे हमारे देश का संसद है उसको संसद कहा जाता है। तो बांग्लादेश के संसद का जो है किस नाम से जाना जाता है? तो जातीय संसद जो है वो बांग्लादेश के संसद को कहा जाता है। बांग्लादेश के संसद को क्या कहा जाता है? जातीय संसद कहा जाता है। एक कांग्रेस, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कांग्रेस जो सदन जो है वो किस देश के सदन को कहा जाता है? तो क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका के जो देश जो है उसके संसद का क्या नाम है? कांग्रेस। पंचायत, ये राष्ट्रीय पंचायत। राष्ट्रीय पंचायत जो है वो किस देश के सदन को कहा जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायत जो है वो नेपाल देश के, किसको? नेपाल देश के संसद को जो है क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है राष्ट्रीय पंचायत। और कांग्रेस जो है वो किस देश के सदन को कहा जाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के देश को कहा जाता है। जातीय संसद जो है वो किस देश के सदन को कहा जाता है? तो बांग्लादेश के संसद को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट बात यह ध्यान कि नेपाल से नवीनतम संविधान, नवीनतम
नवीनतम, सबसे नवीनतम यानी सबसे नवीनतम, सबसे जो नवीनतम संविधान जो बना है वो किस देश है? जो नेपाल ने अपना संविधान बनाया, नेपाल देश ने सबसे नवीनतम देश जो संविधान जो बनाया है वो किस देश ने बनाया है? नेपाल ने बनाया है। क्वेश्चन जो है वो ऐसे पूछा जाता है, जो संविधान बनाने वाला सबसे नवीनतम देश कौन सा है? तो नेपाल है। कब बनाया? तो 2015 में। तो सबसे नवीनतम देश है, 2015 में इन्होंने क्या है अपने देश का क्या है एक अलग संविधान बनाया है, संविधान का निर्माण किया है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, मायोपिया का अर्थ है। देखिए मायोपिया जो लेंस होता है उसका अर्थ होता है, तो मायोपिया का जो अर्थ होता है वो निकट दृष्टि दोष। क्या होता है? निकट दृष्टि दोष जो ठीक करने को जो होता है मायोपिया लेंस कहते हैं। और मायोपिया लेंस जो है वो किस लेंस को कहते हैं? तो ये अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को। क्वेश्चन जो है वो ऐसे पूछा जाता है कि निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए उपयुक्त लेंस है, या निवारण के लिए या निकट दृष्टि दोष जो है वो सही करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निवारण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान रखें, दूरदृष्टि दोष निवारण या दूरदृष्टि दोष या दूरदृष्टि रोग जो है इसको दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 44, नासा की पहली महिला विज्ञान प्रमुख कौन बनी? देखिए नासा की पहली महिला जो है विज्ञान प्रमुख जो है वो कौन बनी थी? तो निकोला फोक्स जो है वो इसकी क्या है पहली महिला जो है प्रमुख, विज्ञान प्रमुख बनी है। पहली महिला जो है क्या है वो विज्ञान प्रमुख बनी है। फिर इसका नासा का इसका जो है मुख्यालय पूछा जाता है, तो इसका मुख्यालय भी ध्यान रखें। इसका मुख्यालय, नासा का मुख्यालय कहां स्थित है? मुख्यालय जो है वो कहां है? वाशिंगटन में। इसकी स्थापना कब हुई? नासा की स्थापना भी ध्यान रखें। स्थापना जो है वो 1958 में हुई थी। नासा की स्थापना जो है वो कब हुई थी? 1958 में हुई थी। और एक इसका वर्तमान अध्यक्ष भी ध्यान रखें। नासा का जो पहली महिला होगी वर्तमान अध्यक्ष, नासा का जो वर्तमान अध्यक्ष जो है वो है बिल नेल्सन जो है वो क्या है? नासा के वर्तमान अध्यक्ष हैं। और नासा की पहली महिला विज्ञान प्रमुख जो है वो कौन है? निकोला फोक्स। नासा की स्थापना कब हुई? तो 1958 में हुई थी। और नासा का मुख्यालय जो है वो कहां है? वाशिंगटन में। कहां स्थित है? वाशिंगटन में। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, कैंडेला किसका? देखिए कैंडेला जो है किस भौतिक राशि का एसआई मात्रक है? एसआई पद्धति जो है, एसआई मात्रक जो है वो ज्योति तीव्रता का जो एसआई मात्रक जो है, ज्योति तीव्रता एसआई मात्रक जो है वो किसका है? कैंडेला का एसआई मात्रक है। और इसके साथ साथ विद्युत धारा का भी ध्यान रखें। विद्युत धारा जो है इसका एसआई मात्रक है एम्पियर का। किसका? एम्पियर का। और ताप जो है वो आप सबको पता ही है किसका? ताप का जो एसआई मात्रक है वो क्या है? केल्विन। केल्विन जो है किसका एसआई मात्रक है? तो ताप का एसआई मात्रक है। किसका एसआई मात्रक है? ताप का एसआई मात्रक है। अगला देखिए प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो है वो क्या है? ओम। ओम जो है वो किसका मात्रक है? तो वो प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष। देखिए संविधान निर्माण करने से पहले एक सभा का गठन किया गया था, उसमें स्थायी और अस्थायी अध्यक्ष जो चुने गए थे। तो ये पूछा गया है कि स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष जो उस सभा में चुने गए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो सच्चिदानंद। अस्थायी अध्यक्ष जो कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो सच्चिदानंद थे। और स्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, लखनऊ शहर किस नदी के तट पर स्थित है? या लखनऊ शहर जो है किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो वो गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। किस नदी के? गोमती नदी के।
तो ज्यादातर तो यही पूछा जाता है, लखनऊ पूछा जाता है, एक सूरत पूछा जाता है, ताप्ती नदी के तट पर स्थित है, एक दिल्ली पूछा जाता है, एक दिल्ली भी पूछा जाता है, एक आगरा। तो दिल्ली और आगरा दोनों जो है वो यमुना नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के? यमुना नदी के तट पर स्थित है। मथुरा भी यमुना नदी के ही तट पर स्थित है। तो लखनऊ जो है वो, लखनऊ शहर जो है वो यूपी उत्तर प्रदेश की क्या है? राजधानी है। तो वो किस नदी के तट पर स्थित है लखनऊ? तो वो गोमती नदी के तट पर स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता? या फुटबॉल टूर्नामेंट जो है, संतोष ट्रॉफी टूर्नामेंट जो है वो, इसकी विजेता टीम जो है वो कौन थी? तो वो कर्नाटक टीम थी। कौन सी थी? कर्नाटक राज्य ने जीता था। संतोष ट्रॉफी जो है, संतोष ट्रॉफी का खिताब जो है वो कर्नाटक ने जीता था 54 वर्ष के बाद। 54 वर्ष के बाद, 54 वर्ष पहले इन्होंने खिताब जीता था, 54 वर्ष के बाद दूसरी बार जो है वो कर्नाटक राज्य ने जीता था। ये विजेता टीम बोल सकते हैं। तो विजेता जो है वो कौन सा राज्य था? कर्नाटक राज्य था। इसके साथ साथ उप विजेता भी ध्यान रखें, उप विजेता, उप विजेता टीम या दूसरे स्थान पे कौन सी टीम रही थी? तो वो मेघालय की। किस राज्य की रही थी? मेघालय राज्य की रही थी। तो दूसरा स्थान जो है मेघालय था और पहला स्थान जो है वो कर्नाटक राज्य था। और कितने वर्ष बाद जीता था? तो 54 वर्ष बाद जीता था। क्योंकि करंट अफेयर ज्यादा पूछे जाते हैं, प्रत्येक एग्जाम में करंट अफेयर पूछे जाते हैं, तो ज्यादातर स्पोर्ट्स से ही पूछे जाते हैं। तो क्लियर है। और पूछा जाए संतोष ट्रॉफी जो है, जो टूर्नामेंट जो है वो कहां आयोजित हुए? आयोजन स्थल, आयोजन स्थल। तो कहां हुए थे आयोजन? ये तो सऊदी अरब में। कहां आयोजन हुए थे? सऊदी अरब में इनका क्या है? आयोजन हुआ था। ये जो ये फुटबॉल टूर्नामेंट जो है, संतोष ट्रॉफी टूर्नामेंट जो हुए थे, ये कहां आयोजित हुए थे? तो ये सऊदी अरब में आयोजित हुए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, एलपीजी, एलपीजी सॉरी एलपीजी जो घरों में जो है, रसोई घरों में क्या है यूज करते हैं, में मुख्य घटक होता है। देखिए मुख्य घटक जो है कौन सी गैस होती है? तो ब्यूटेन होती है। कौन सी गैस होती है? दो गैसें होती हैं, ब्यूटेन और प्रोपेन। ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों जो है वो क्या है? एलपीजी गैस की क्या है? दोनों मुख्य घटक है। हो सकता है आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाए, उसमें ब्यूटेन जो है ना दिया हो, ऑप्शन में प्रोपेन हो, तो प्रोपेन होगा, क्योंकि दोनों गैसें जो है इसी के क्या है? मुख्य घटक है। एक यह ध्यान रखिए, एक पूछा जाता है एलपीजी गंध या गंधक। एलपीजी जो है, एलपीजी गैस जो होती है, इसमें गंधक के रूप में क्या मिलाया जाता है? जैसे एलपीजी में जो गंध जो आती है, स्मेल जो आती है, उसके लिए कौन सा केमिकल मिलाया जाता है? तो वो काफी बार पूछा जाता है। तो मरकैप्टन, मरकैप्टन नाम का केमिकल होता है, वो मिलाया जाता है गंधक के लिए, जिससे क्या है लीकेज होने पे क्या है सिलेंडर का पता जिससे चलता है। तो वो उसका जो कारण जो है वो कौन सा है, कौन सा केमिकल है? वो मरकैप्टन केमिकल के कारण पता चलता है। तो क्लियर है, एलपीजी के दो प्रमुख घटक हैं, ब्यूटेन और प्रोपेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तराइन का जो पहला युद्ध जो है कब हुआ? देखिए तराइन के जो है वो दो युद्ध हुए। तो प्रथम युद्ध जो है वो कब हुआ था? 1191 में हुआ था। और दूसरा युद्ध जो है वो 1192 में हुआ था। ये जो है हरियाणा की भूमि में आए, कहाँ हुआ था पानीपत का युद्ध? हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। तो प्रथम युद्ध ये भी पूछा जा सकता है कि किन किन के बीच हुआ? तो जो तराइन के जो युद्ध है, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच दोनों युद्ध लड़े गए थे। पहला युद्ध जो है, पहला युद्ध यानी प्रथम युद्ध, पहला युद्ध विजेता, पहला युद्ध जो है किसने जीता? तराइन का पृथ्वीराज चौहान ने जीता। दूसरा युद्ध जो है वो किसने जीता? वो मोहम्मद गोरी ने जीता, विजेता। दूसरा युद्ध जो है वो किसने जीता? मोहम्मद गोरी ने। पहला युद्ध जो है किसने जीता? पृथ्वीराज चौहान ने। प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 में। एक वर्ष बाद 1192 में क्या है तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। कहां हुआ? तो यह करनाल, हरियाणा,
करनाल जो है वो हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां जो सथल नहीं पूछा जाता, तो ये जो है कब हुआ समय पूछा जाता है, या किसके बीच हुआ, या विजेता कौन रहा तो वो पूछा जाता है। तो किसने जीता युद्ध जो है वो क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से कौन सी विटामिन वसा में घुलनशील है। देखिए विटामिन ए भी वसा में घुलनशील है, डी भी घुलनशील है और के भी घुलनशील है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। एक बात ध्यान रखें, एक ये वसा में पूछा गया है, पानी में या जल में, पानी या जल, जल पूछते हैं ज्यादा, ये तो दोनों एक ही बात है। तो पानी में घुलनशील जो है, घुलनशील विटामिन, तो जल में घुलनशील विटामिन जो है वो बी और सी है। बाकी जितनी विटामिन बची हुई है, जितनी भी विटामिन बची हुई है, ए डी के ई, जितनी भी विटामिन जो है वो सभी क्या है, वसा में घुलनशील है। जल में सिर्फ क्या है, दो ही विटामिन घुलनशील है, बी और सी। बी और सी वसा में नहीं घुलती, और जो ए और डी की है ये क्या है, जल में नहीं घुल सकती, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। क्वेश्चन नंबर 52, संयुक्त युद्ध अभ्यास, संयुक्त युद्ध अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र, बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और किस देश की सेना के बीच हुआ। देखिए संयुक्त एक युद्ध अभ्यास हुआ था जिसका नाम था बोल्ड कुरुक्षेत्र, जो है वो किन दो देशों की सीमा के बीच हुआ, तो भारत और दूसरे किस देश की सीमा के बीच हुआ, तो वो सिंगापुर के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था, सिंगापुर और भारत के बीच हुआ था। और ये कौन सा युद्ध अभ्यास था, तो ये 13वां युद्ध अभ्यास था। कौन सा, ये 13वां युद्ध अभ्यास था। ये कहां हुआ था, तो ये जोधपुर में हुआ था, जोधपुर राजस्थान, जोधपुर राजस्थान में हुआ था। युद्ध अभ्यास जो है कहां हुआ था, जोधपुर राजस्थान में हुआ था। कौन सी सेना के बीच हुआ था, नौसेना, वायुसेना, थल सेना, 3 सेनाएं हैं भारतीय सेना में, तो यह युद्ध अभ्यास जो है यह थल सेना के मध्य हुआ था। यह भी ध्यान रखिए, हो सकता है पूछा जाए, तो थल सेना के मध्य हुआ था। कौन सा युद्ध अभ्यास था, यह 13वां युद्ध अभ्यास था। किन दो देशों के बीच हुआ था, तो भारत और सिंगापुर के बीच हुआ था। आयोजन स्थल कहां हुआ था ये युद्ध अभ्यास, तो यह जोधपुर राजस्थान के अंदर हुआ था। तो आज की सीरीज जो है, आज के सेक्शन को जो है यहीं समाप्त करते हैं। तो कैसा लगा आज का सेक्शन, कमेंट करके अवश्य बताएं। उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण सीरीज के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।